गुड मॉर्निंग बच्चों एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में अपन लेक्चर नंबर 20 तक अध्ययन कर चुके हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर की एंडिंग में अपन बच्चों पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या पोषकों का चक्रण। तो बच्चों पोषक चक्रण क्या होता है, किन पदार्थों का चक्रण होता है, वो चक्रण होना जरूरी क्यों है, पोषक पदार्थों के स्रोत क्या क्या होते हैं, रिजर्वियर पूल, साइकिलिंग पूल, यहां तक की स्टडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों अपन इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट या बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक या पोषक चक्रों के प्रकार। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो जियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों गैसीय चक्र, गैसियस साइकिल, और दूसरे होते हैं बच्चों अवसादी चक्र या सेडिमेंटरी साइकिल। गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। अब देखो बेटे, गैसीय चक्र अपन किसको कहेंगे, तो ध्यान दो, जिन पदार्थों का या पोषकों का चक्रण या सर्कुलेशन होना है, जिन पदार्थों या पोषकों का चक्रण या सर्कुलेशन होना है, वे गैस अथवा वाष्प होते हैं। वो गैस अथवा वाष्प होते हैं। ठीक है। इन पोषकों का रिजर्वियर पूल, इन पोषकों का रिजर्वियर पूल एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर होता है। तो ध्यान दो बच्चों, यदि पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के बीच गैसीय या वाष्प रूप में पोषकों का चक्रण हो रहा है, तो बच्चों उन पोषक चक्रों को कहा जाएगा गैसीय प्रकार के पोषक चक्र। और इन पोषकों का जो रिजर्वियर पूल है वो एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फीयर होता है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र आदि। ये सब बच्चों किसके उदाहरण हो जाएंगे, गैसीय प्रकार के पोषक चक्रों के। अब अवसादी चक्र किनको कहेंगे, जिन पदार्थों या पोषकों का चक्रण होना है, वे नॉन गैसियस होते हैं।
जिन पदार्थों या पोषकों का चक्रण होना है वो नॉन गैसियस होते हैं। इन पोषकों का रिजर्वियर पूल, इन पोषकों का रिजर्वियर पूल लिथोस्फीयर होता है। इन पोषकों का जो भंडार होता है वो भंडार बच्चों क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है, स्थल मंडल होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र, मैग्नीशियम चक्र, ये सब बच्चों किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? अवसादी चक्र की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो बायोजेनेटिक मटेरियल या बायोजियोकेमिकल क्या है? गैसियस है कि नॉन गैसियस है? उस बायोजियोकेमिकल का रिजर्वियर क्या है? हाइड्रोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है और लिथोस्फीयर है। इस चीज को अगर ध्यान में रखते हैं तो बच्चों जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं या बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, दो टाइप के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में शामिल किया जाता है। सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में इसको शामिल किया जाता है। तो यहां तक की तो बात हो गई बच्चों, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, पोषक चक्र होते हैं, उनके प्रकारों की। अब बच्चों दोनों में डिफरेंस की बात अपन कर लेते हैं। देखो बच्चों, गैसीय व अवसादी चक्रों में अंतर। गैसीय व अवसादी चक्रों में अंतर, दोनों प्रकार के चक्रों में क्या डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस तो बच्चों अपने को डेफिनेशन से पता लग गए होंगे, बाकी के अपन और देख लेते हैं। गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। नंबर 1, नाम से ही पता चल रहा है, गैसीय प्रकार के चक्रों में जो बायोजेनेटिक मटेरियल होता है वो बायोजेनेटिक मटेरियल कैसा होगा बच्चों? गैसियस, गैसीय होगा। और अवसादी चक्रों में जो बायोजेनेटिक मटेरियल होता है वो बायोजेनेटिक मटेरियल नॉन गैसियस होता है। एक तो मेजर डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है, गैसीय चक्रों में जो पोषक होंगे वो गैसीय प्रकृति के होंगे और अवसादी चक्रों में जो पोषक होंगे या बायोजेनेटिक मटेरियल होंगे वो नॉन गैसियस होंगे। नंबर 2, गैसीय चक्रों में जो रिजर्वियर पूल है, रिजर्वियर पूल, वो रिजर्वियर पूल बच्चों या तो एटमॉस्फेयर होता है या फिर हाइड्रोस्फीयर होता है। और बच्चों अवसादी चक्रों में
जो रिजर्वियर पूल होता है वो रिजर्वियर पूल लिथोस्फीयर स्थल मंडल होता है। यहां पर बच्चों जलमंडल और वायुमंडल। नंबर 3, गैसीय चक्र जो होते हैं ये तीव्र संपन्न होते हैं, ठीक है। और जो अवसादी चक्र होते हैं ये स्लो, धीमे संपन्न होते हैं, ठीक है। नंबर 4, अगला डिफरेंस अगर अपन देखें तो बच्चों जो गैसीय चक्र है ये अधिक सटीक होते हैं। गैसीय चक्र जो होते हैं ये अधिक सटीक होते हैं। और बच्चों जो अवसादी चक्र होते हैं ये कम सटीक होते हैं। ये बच्चों कम सटीक होते हैं। गैसीय प्रकार के चक्रों में रिजर्वियर पूल से निकास कम होता है। भाई अपन जानते हैं अंतर्वाह और बहिर्वाह की वजह से जो कमी उत्पन्न होती है उस कमी की पूर्ति बच्चों कौन करता है? रिजर्वियर पूल करता है। तो गैसीय प्रकार के चक्रों में जो रिजर्वियर पूल है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तो इन रिजर्वियर पूल से पोषकों का जो विड्रॉल होता है, निकास होता है, वो कम होता है। और अवसादी चक्रों में बच्चों भंडारों से निकास अधिक होता है। क्लियर? ये दोनों प्रकार के चक्रों में बच्चों क्या हो जाएंगे? अंतर। एक बार ध्यान से वापस समझ लेंगे। गैसीय प्रकार के चक्रों में बायोजेनेटिक मटेरियल क्या कैसा होगा? गैसियस। अवसादी में बायोजेनेटिक मटेरियल नॉन गैसियस। रिजर्वियर पूल गैसीय में एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर, यहां पर रिजर्वियर पूल लिथोस्फीयर। ये तीव्र होते हैं, रैपिड होते हैं, ये बच्चों धीमे होते हैं। ये ज्यादा परफेक्ट होते हैं, अधिक सटीक होते हैं, ठीक है। ये कम सटीक होते हैं। इसमें भंडारों से निकास कम होता है, इसमें भंडारों से निकास अधिक होता है। तो ये बच्चों दोनों प्रकार के पोषक चक्रों के बीच में डिफरेंस हो जाएंगे। उदाहरण मैंने आपको दोनों के बता दिए, कार्बन चक्र, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। सल्फर चक्र को दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। अब बच्चों एक सरलीकृत सा मॉडल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट की सहायता से अपन गैसियस फ्लो चार्ट की सहायता से अपन पोषक चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, देखो
देखो बच्चों, ये अपन एक इकोसिस्टम मान लेते हैं। डॉटेड लाइन से जो बॉक्स दिखाया गया है, इस बॉक्स को बच्चों अपन एक इकोसिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इकोसिस्टम में पोषकों का प्रवेश कैसे कैसे हो सकता है? एटमॉस्फेरिक इनपुट, है ना, वायुमंडल से पोषक पदार्थ इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। और वेदरिंग इनपुट, क्षरण से, नहीं, अभी चट्टानों का मान लो जैसे क्षरण हुआ, मृदा वगैरह का क्षरण हुआ, पोषक मिट्टी में, पानी में पहुंचे और वहां से वो इकोसिस्टम में एंटर हो गए। बच्चों, इकोसिस्टम में जो पोषक पदार्थ एंटर होंगे, उन पोषक पदार्थों की उपस्थिति ऐसे मान लो कहां पर होगी? सोइल में मेनली। और सोइल में से ग्रहण करेंगे वो पोषक पदार्थ कौन? प्रोड्यूसर्स, मतलब हरे पादप। प्रोड्यूसर्स से वो पोषक पदार्थ पहुंचेंगे किनके पास में? कंज्यूमर्स के पास में। अब बच्चों, प्रोड्यूसर्स की भी डेथ होनी है, कंज्यूमर्स की भी डेथ होनी, तो दिखा है, कंज्यूमर्स की बॉडी से रिसाइकल होकर वापस सोइल में, प्रोड्यूसर्स की बॉडी से रिसाइकल होकर वापस सोइल। तो इसको अपन एक इकोसिस्टम मान लेते हैं। इकोसिस्टम में इन न्यूट्रिएंट्स का, पोषकों का बच्चों क्या हो रहा है? रेगुलर सर्कुलेशन हो रहा है। ये तो इनपुट की बात हो गई। अब आउटपुट की अगर बात करें तो गैसों के थ्रू वापस इकोसिस्टम से रिलीज हो सकते हैं गैसियस आउटपुट। हाइड्रोलॉजिक और इकोनॉमिक यूज के लिए मान लो उनको काम में ले लिया जाता है। अभी जैसे मान लो भूगर्भ में से कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सब के रूप में बच्चों कार्बन को बाहर निकाला जाता है। तो हाइड्रोलॉजिक और इकोनॉमिक आउटपुट हो सकता है या फिर गैसियस आउटपुट हो सकता है। तो ये बच्चों एक सरलीकृत जनरलाइज्ड मॉडल हो जाएगा, सरलीकृत मॉडल हो जाएगा किनका? पोषक चक्रों का। ये अपन पोषक चक्रों का एक सरलीकृत मॉडल बता सकते हैं। क्लियर? तो अब तक बच्चों क्या क्या चीज अपन ने सीख ली? पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है, पोषक चक्र क्या होते हैं, पोषक चक्रों की आवश्यकता क्या होती है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, रिजर्वियर पूल और साइक्लिंग पूल। क्लियर? पोषक चक्र दो प्रकार के, गैसियस, अवसादी, दोनों की परिभाषाएं, दोनों के बीच में अंतर, दोनों के उदाहरण, और एक अपन ने देख लिया बच्चों पोषक चक्रों का सरलीकृत मॉडल। क्लियर? अब बच्चों अपनी बुक के अंदर दोनों प्रकार के पोषक चक्रों के, गैसीय का भी और अवसादी का भी, एक एक उदाहरण अपनी बुक में दिया हुआ है। ठीक है? गैसीय चक्र का उदाहरण तो दिया हुआ है कार्बन चक्र, और अवसादी चक्र का उदाहरण दिया हुआ है फास्फोरस चक्र। तो कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र दोनों को ही बच्चों अपन थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। क्लियर? देखो बच्चों, सबसे पहले है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल। अब बच्चों तीन चार चीजें हैं। सबसे पहले तो अपने को कार्बन की उपयोगिता समझनी है कि साहब कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है, या अपन सबसे पहले तो सीखते हैं कार्बन का महत्व। कार्बन का महत्व क्या है? तो ध्यान देंगे बच्चों, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये सब किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। या अपन कह सकते हैं कार्बन इनका एक मुख्य क्या होता है बच्चों? संगठक होता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, इन सब को बनाने वाले तत्वों में से कार्बन एक महत्वपूर्ण संगठक है। इसके साथ साथ ध्यान देंगे बच्चों, कुल शुष्क जैव भार का, कुल शुष्क जैव भार का एप्रोक्स 49%, कुल शुष्क जैव भार का एप्रोक्स 49% अकेला क्या होता है? कार्बन होता है। मतलब जीवों के शरीर में जल के पश्चात द्वितीय सर्वाधिक मिलने वाला, समझ में आ रही बात? जल के पश्चात बॉडी में जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है सजीवों में, वो बच्चों क्या होता है? कार्बन होता है। तो इस डाटा से तो अपने को ये चीज पता चल जाएगी कि साहब कार्बन का जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है। अब दूसरी चीज अपन देखते हैं, सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के स्रोत। देखो बच्चों, कार्बन के स्रोत क्या क्या है, तो अब ध्यान से देखना। नंबर 1, CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में, CO2 के रूप में कहां पर विद्यमान है? एटमॉस्फेयर में। नंबर 2, घुलित CO2, घुलित CO2, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। घुलित CO2, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट के रूप में किस में प्रेजेंट है? हाइड्रोस्फीयर में। किस में प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रोस्फीयर में। नंबर 3, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जीवाश्मीय ईंधन इनके रूप में हो जाएगा। और साथ साथ बच्चों, ये तो जीवाश्मीय ईंधन के रूप में हो जाएगा, और साथ साथ कार्बोनेट तथा ग्रेफाइट के रूप में कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? चट्टानों में प्रेजेंट होता है। तो दो चीजें अपन ने सीख ली कि जो ये कार्बन है, कार्बन का सजीवों के लिए महत्व क्या होता है, और इस कार्बन को प्राप्त करने के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, स्रोत कहां कहां पर ये विद्यमान होता है। तो CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में है, डिजोल्व्ड CO2, घुलित CO2, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट के रूप में ये हाइड्रोस्फीयर में है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, प्राकृतिक गैस, इनके रूप में जीवाश्मीय ईंधन में, और कार्बोनेट तथा ग्रेफाइट के रूप में ये बच्चों कहां पर प्रेजेंट है? चट्टानों में प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसके सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें, मात्रा की अगर अपन बात करें, तो बच्चों थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझना। मेनली जो कार्बन है, वो कार्बन बच्चों फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मेनली जो कार्बन है वो कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर्स के द्वारा इकोसिस्टम में एंटर करवाई जाती है। ठीक है, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान देंगे बच्चों,
देखो, जलमंडल तथा वायुमंडल में उपस्थित CO2 उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? उत्पादकों के द्वारा। और बच्चों, अपनी बुक में एक वैल्यू भी बताई गई है, 4 × 10⁻13 kg। एक आकलन के अनुसार अगर अपन देखें 4 × 10⁻13 kg जो कार्बन है वो कार्बन फिक्स किया जाता है। ऐसे मान लो इतने कार्बन का यूज कर लिया जाता है प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक आकलन के रूप में अपन देखें कि साहब जो ये जैव मंडल है, इस जैव मंडल में फोटोसिंथेसिस के द्वारा एप्रोक्स कितनी CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है? तो 4 × 10⁻13 kg CO2 का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लगभग प्रतिवर्ष कर लिया जाता है। आगे बात समझ में? अब बच्चों ध्यान देंगे, CO2 वायुमंडल से प्लांट ग्रहण कर रहे हैं। CO2 वायुमंडल से प्लांट ग्रहण कर रहे हैं। कौन सी क्रिया से? ऐसे मान लो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 वायुमंडल से प्लांट ग्रहण कर रहे हैं और वायुमंडल से प्लांट CO2 ग्रहण करके और उपभोक्ताओं को स्थानांतरित कर रहे हैं। बताओ, शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी। भाई कार्बन का स्रोत भंडार अपन ने देख लिए, वहां से मान लो प्लांट ने ले ली। अब प्लांट से जंतुओं में, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो छोटा मांसाहारी हो, चाहे वो बड़ा मांसाहारी, स्थानांतरित होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करने से वायुमंडल में CO2 की कमी हो जाती है। भाई CO2 काम में ली जाएगी लगातार तो उसकी तो कमी तो होएगी, जिसका पुनर्भरण, उसको वापस रिप्लेनिश करना, जिसका पुनर्भरण निम्न तरीकों से किया जाता है। भाई बच्चों सिंपल सी बात है, ऐसा मान लो कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यूज ले रहे हैं। अब मान लो वायुमंडल में से CO2 लेते जा रहे हैं, तो ऐसे तो फिर पूरी की पूरी CO2 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो वो वापस भी तो पहुंचाई जाती है। तो वो पेड़ पौधों के द्वारा CO2 लेने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कमी आती है, उस कमी का पुनर्भरण कैसे किया जाता है? तो देखो, नंबर 1, सजीव श्वसन प्रक्रिया में, सजीव श्वसन प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं। सजीव श्वसन प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं। नंबर 2, मृत पदार्थों व जीवों के मृत शरीरों के विघटन, इससे बच्चों CO2 क्या होती है? मुक्त होती है, वो पहुंचती है। नेक्स्ट नंबर 3, जीवाश्मीय ईंधन के दहन से,
जो जीवाश्मीय ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैसें, इन सब के दहन से भी CO2 रिलीज होती है। नंबर 4, जंगल की आग, फायरोफॉरेस्ट है, जंगल में जैसे आग लग जाती है, पेड़ पौधे वगैरह जल जाते हैं, उससे CO2 रिलीज होती है। नेक्स्ट नंबर 5, ज्वालामुखीय निकास है, ज्वालामुखी जब फटता है तब भी बच्चों खूब ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज होकर और वायुमंडल में पहुंचती है। तो सिंपल सा गणित आपको लगाना है कि साहब जीव जंतुओं के लिए, सजीवों के लिए कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसकी महत्वपूर्णता कैसे, वो अपन ने समझ लिया। अब कार्बन का स्रोत क्या क्या हो सकता है, वो अपन ने समझ लिया। कार्बन को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है, ग्लोबली एप्रोक्स कितनी कार्बन पर ईयर फिक्स की जाती है, वो अपन ने देख ली। अब अपन ऐसा मान सकते हैं कि साहब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से CO2 ले रहे हैं और फिर उस CO2 से कार्बन का चक्रण चल रहा है। तो बच्चों फिर कार्बन की CO2 की क्या होगी, एक प्रकार से कमी होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में काम आ गई, तो उसको वापस भी तो पहुंचाना है। तो बच्चों वो वापस पहुंचाने का काम इन तरीकों से हो सकता है। क्लियर। अब ग्रहण करने का और वापस पहुंचाने का काम किन किन तरीकों से हो सकता है, इन सब को समझाता हुआ एक सरलीकृत चार्ट अपनी बुक के अंदर बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, और उसी डायग्राम को बिंदुवत रूप में, टाइटल के रूप में, एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं बच्चों आपको बनाकर समझा देता हूं। देखो बच्चों, एक सरल सा अपन मॉडल देखते हैं कार्बन चक्र का। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे मान लो बच्चों, कार्बन को जो अपन पढ़ेंगे सॉरी, वो अपन बच्चों CO2 के रूप में ही देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल से वायुमंडल में, वायुमंडल से जलमंडल में कार्बन का एक्सचेंज होता रहता है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखें जलमंडल या वायुमंडल जिसमें भी विद्यमान है, कार्बन का हुआ रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन और रिसाव, सीपेज, रासायनिक रूप से संयुक्त होकर और रिस कर कार्बोनेट युक्त क्या बन गई बच्चों, चट्टाने। ठीक है, उनके अंदर ये इकट्ठा हो सकता है, कार्बोनेट युक्त चट्टाने। मैंने पीछे बताया भी था कि जो रॉक्स है, चट्टाने हैं, उनमें भी कार्बोनेट और ग्रेफाइट के रूप में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बनने का काम ऐसे होगा। अब इन कार्बोनेट युक्त चट्टानों से जो कार्बन होता है, ज्वालामुखी, माइनिंग या खनन, गर्म झरने, इन सब की सहायता से बच्चों रिलीज होता है, वापस वायुमंडल या जलमंडल में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट, माना वायुमंडल से कार्बन ग्रहण किया CO2 के रूप में, किन्होंने, उत्पादकों ने। आगे बच्चों बात समझो में, उत्पादकों में। अब इनकी डेड बॉडीज से मान लो जीवाश्मीय ईंधन बनेंगे। ठीक है, उत्पादकों से ये कार्बन पहुंचेगा किसमें, उपभोक्ताओं में, तो इनसे भी जीवाश्मीय ईंधन बनेंगे। ठीक है, लगातार इनके खनिजीकरण, कार्बोनीकरण। तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के द्वारा जो CO2 ग्रहण की गई है, जो कार्बन ग्रहण किया गया है CO2 के रूप में, क्या बन जाएंगे बच्चों, जीवाश्मीय ईंधन, लाइक कोयला है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज। और इन सब का जब दहन होगा, कंजप्शन होगा, तो बच्चों क्या रिलीज होगी, CO2, वो वापस वायुमंडल में पहुंच जाएगी। एक तरीका ये हो गया। अब देखो, CO2 के रूप में कार्बन को ग्रहण किया किसने, उत्पादकों ने। उत्पादकों से वो किसमें, उपभोक्ताओं में। अब उत्पादकों की भी मृत्यु और अपक्षय होगा, डेथ और डिके, और उपभोक्ताओं का भी मृत्यु और अपक्षय होगा। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे, कौन,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज होगी जो वापस वायुमंडल में पहुंचा दी जाएगी। और देखो बच्चों, उत्पादक उपभोक्ता दोनों ही बच्चों क्या करेंगे, श्वसन करेंगे और श्वसन के माध्यम से भी CO2 रिलीज होगी जो वापस वायुमंडल में पहुंचा दी जाएगी। उत्पादक मतलब पादप, इनकी लकड़ी का अगर दहन होगा उससे CO2 रिलीज होगी, वापस वायुमंडल में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों एक सरलीकृत मॉडल हो गया। अपनी बुक के अंदर चित्र बनाते हुए पेड़ पौधों का, एनिमल का, पेट्रोल पंप का, समुद्र का, इन सब का चित्र बनाते हुए बच्चों अपनी बुक में इसी चीज को समझाया गया है। तो ये एक कॉमन पोषक चक्रों में या सामान्य गैसीय चक्र का एक उदाहरण हो जाएगा कार्बन चक्र। अब इसी प्रकार से बच्चों अपनी बुक में एक अवसादी चक्र का उदाहरण भी दिया गया है जो कि है फास्फोरस चक्र। उसका अध्ययन अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, फास्फोरस चक्र, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए फास्फोरस चक्र बच्चों कैसा चक्र है, अवसादी प्रकार का चक्र है। अब जैसे अपन ने कार्बन का महत्व समझा वैसे ही बच्चों फास्फोरस का महत्व क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। जो फास्फोरस है वो फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड, जो DNA और RNA है उनका मुख्य संघटक है। अपन जानते हैं बच्चों DNA RNA जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जैविक झिल्लियां, अपन जानते हैं बच्चों जैविक झिल्लियों जो होती है उनका एक मुख्य निर्माणकारी संघटक है क्या, फोस्फोलिपिड। या झिल्लियों के अंदर लिपिड कौन से प्रकार का पाया जाता है, फोस्फोलिपिड प्रकार का पाया जाता है। इसके साथ साथ ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है उसका निर्माण भी बच्चों किसकी सहायता से होता है, फॉस्फेट की सहायता। इसके अलावा विभिन्न जीवों के शैल, कवच, अस्थियां, दांत, इन सब के फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस यूज आता है। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया फॉस्फोरस का महत्व। अब फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। रिजर्वियर पूल, रिजर्वियर पूल जो है वो तो है लिथोस्फीयर, है ना, मतलब फॉस्फेट युक्त चट्टाने। ये तो बच्चों फास्फोरस का मुख्य भंडार है, रिजर्वियर पूल है। अगर बात की जाएगी साइक्लिंग पूल की, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे जब तो हाइड्रोस्फीयर, और अगर बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तो बच्चों सॉइल। स्थलीय पारितंत्रों के लिए तो मृदा और जलीय पारितंत्रों के लिए जलमंडल जो होता है ये बच्चों क्या है, साइक्लिंग पूल है। मतलब जलीय पारितंत्रों में जलमंडल से फास्फोरस लिया जाता है, किस रूप में,
फोस्फेट के रूप में। स्थलीय पारीतंत्रों में मृदा से फास्फोरस लिया जाता है, किस रूप में? फोस्फेट के रूप में। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो उपयोग किस रूप में होता है? फोस्फेट के रूप में। और ये जो फोस्फेट होता है, फोस्फेट, ये फोस्फेट बच्चों सोइल में मिलता है अघुलनशील रूप में। किस रूप में मिलता है? ये अघुलनशील रूप में मिलता है। तो कुछ फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो एंजाइम, एसिड सीक्रेट करते हैं जो इस अघुलनशील फोस्फेट को घुलनशील फोस्फेट के रूप में बदलते हैं, और फिर उस घुलनशील फोस्फेट का पादपों की जड़ों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साहब जो फास्फोरस चक्र है किस प्रकार का चक्र है? अवसादी। फोस्फेट का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इसके साथ साथ उसका स्रोत क्या क्या है। अब बच्चों जिस प्रकार से अपन ने कार्बन चक्र देखा एक आरेख की सहायता से, वैसे की वैसे बच्चों में एक आरेख की सहायता से आपको फास्फोरस चक्र भी सब देखो बच्चों। फास्फोरस का जो रिजर्वियर है वो है फोस्फेट युक्त चट्टानें। तो चट्टानों में जो खनिज है उसका विदरिंग होगा, अपक्षय होगा, और अपक्षय की वजह से जो फोस्फोरस है फोस्फेट के रूप में वो सॉइल सॉल्यूशन मृदीय विलयन के अंदर पहुंच जाएगा। अब मृदीय विलयन में से एब्जॉर्ब किया जाएगा उत्पादक, मतलब पादपों के द्वारा, उनकी जड़ों के द्वारा, और कुछ रन ऑफ, कुछ बहकर वाटर बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। उत्पादकों से किस में पहुंचेगा? उपभोक्ताओं में। अब बच्चों उपभोक्ताओं से भी डेट्राइटस बनेगा जिसका अपघटन होना है, और उत्पादकों से लिटर, कूड़ा करकट, उससे भी क्या बनेगा? अपरद। तो उत्पादकों से अपरद बनेगा, उपभोक्ताओं से अपरद बनेगा, और उस अपरद का क्या होगा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से वापस बच्चों जो फोस्फेट है वो कहां पर पहुंचा दिया जाएगा? सॉइल सॉल्यूशन में। तो इस प्रकार से फोस्फोरस का जैविक और अजैविक घटकों के बीच साइक्लिंग पूल में चक्रण होता रहता है। तो ये बच्चों दोनों के उदाहरण कंप्लीट है, अंतर आपके समझ में भी आ गए होंगे। कार्बन गैसीय प्रकार का है, फास्फोरस नॉन गैसियस टाइप का है। कार्बन चक्र के लिए जो रिजर्वियर पूल है वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है। फास्फोरस चक्र के लिए जो रिजर्वियर पूल है वो लिथोस्फीयर है। ठीक है, श्वसन के थ्रू CO2 का एटमॉस्फेरिक आउटपुट होता है, ऐसे मान लो श्वसन के थ्रू CO2 वायुमंडल में रिलीज की जाती है, ऐसा कुछ फंडा फास्फोरस के केस में नहीं है। रेनफॉल के थ्रू CO2 की एंट्री होती है, लेकिन रेनफॉल के थ्रू फास्फोरस की कोई एंट्री नहीं होती है। तो बच्चों इस प्रकार से जो एक अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु था पोषक चक्र, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंत में एक छोटा सा पेज आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, पारितंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम की सर्विस। इस प्रकृति से, इस नेचर से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है उसको संक्षिप्त रूप में अपनी बुक में समझाया गया है। वो एक पेज आप अपने आप पढ़िएगा, ठीक है, और आपका जो ये इकोसिस्टम वाला चैप्टर है ये यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर नंबर 15 है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।